बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम पाक परवरदिगार के नाम से जो पूरी कायनात को पालने वाला है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 गैसेस एक्सचेंज का। और टॉपिक नेम इज़ रेस्पायरेशन इन मैन। मेरे बच्चों, मैन में रेस्पायरेशन के दो मेथड हैं। द फर्स्ट वन इज़ एयर पैसेज वे एंड द सेकेंड वन इज़ लंग्स। तो मेरे बच्चों हम इन दोनों को वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम द एयर पैसेज वे की बात करेंगे। एयर पैसेज वे में जो कौन कौन से पार्ट यूज़ होते हैं हम उनको देखते हैं। पहले नंबर पे, सबसे पहले नंबर पे बच्चों नॉस्ट्रिल्स हैं। नॉस्ट्रिल्स के बाद नेज़ल कैविटी है। नेज़ल कैविटी के बाद फेरिंक्स है। फेरिंक्स के बाद बेटा लेरिंक्स है। और लेरिंक्स के बाद बेटा ट्रेकिया है। और बेटा ट्रेकिया के बाद ब्रोनिकस है जो कि सिंगल होता है। फिर ब्रोनिकाई है जो कि 2 होते हैं। और फिर ब्रोनिक्यूल्स जो कि मैनी होते हैं। और ये फिर फर्दर ओपन होते हैं एल्वुलर डक्ट्स में। किस में ओपन होते हैं? एल्वुलर डक्ट्स में। तो बच्चों ये हमारे पास इन ये पार्ट्स थे जिनको हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले नंबर पे अगर हम देखें तो जो नेज़ल कैविटी है जो नॉस्ट्रिल से पहले आती है, एक्चुअली जब नेज़ल कैविटी इज सब डिवाइडेड इन द 3 पैसेजेस वेज बाय द प्रोजेक्शन ऑफ बोन्स फ्रॉम द वॉल ऑफ इंटरनल नोज। होता क्या है मेरे बच्चों, एयर एंटर थ्रू द नेज़ल कैविटी। हवा जो है वो नेज़ल कैविटी के ज़रिए एंटर होती है नॉस्ट्रिल्स में। फिर नॉस्ट्रिल्स के अंदर लार्ज डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इंटरनल नॉस में। अब जो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं वो नॉस्ट्रिल से नेज़ल कैविटी में आती है। नेज़ल कैविटी के अंदर बेशुमार जो है डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो एयर के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर हेयर्स भी होते हैं। वो हेयर्स इस डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, इस डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं। और इसके बाद इसके अलावा जो बाहर से आने वाली हवा है वो मॉइस्ट और वार्म भी होती है। उसे फिल्टर कर कर बॉडी की हवा के मुताबिक एडजस्ट किया जाता है। बाहर से किसी भी तरह की हवा आएगी ना, नेज़ल कैविटी उस हवा को बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक एडजस्ट करके इनहेल करवाएगी। उसके बाद मेरे बच्चों ये हवा दाखिल हो जाएगी किसके अंदर? फेरिंक्स के अंदर। फेरिंक्स एक मस्कुलर लाइंड पाथवे है जिसके अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। सर म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या काम है? बेटा इंटरनल पार्ट्स ऑफ ऑल ट्यूब्स बाय म्यूकस मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल पार्टिकल। ये इंटरनल ट्यूब्स के सभी के अंदर मौजूद होती है, चाहे डाइजेस्टिव ट्रैक है चाहे रिप्रोडक्टिव ट्रैक है। अब जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बेसिकली चाहे रेस्पिरेटरी है, वो हार्मफुल मटेरियल से बचाती है, किसी जर्म से, किसी पैथोजिन से। वैसे हम ओवरऑल फेरिंक्स की बात करें तो मेरा बच्चा जो फेरिंक्स है वो बेसिकली एक कॉमन पाथवे है। ठीक है बेटा, एक मुश्तरक रास्ता है। किसके लिए कॉमन पाथवे? फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। अब चूंकि हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ से हवा मूव करती हुई लेरिंक्स में आ जाएगी। यहाँ से ऑनवर्ड हमने यहाँ पर डायग्राम को भी डिस्कस किया हुआ है। मेरे बच्चों ये रहा लेरिंक्स का पार्ट। लेरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लेरिंक्स के अंदर 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं। बेटा जब हवा इनसे आकर टकराती है तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन पैदा होती है, जिस वजह से हम इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अब हवा यहाँ से मूव करती हुई विंड पाइप की जानिब जाएगी। जब हवा विंड पाइप की जानिब जाएगी ना मेरे बच्चों, तो यहाँ पर ये अवेलेबल है ट्रेकिया। विंड पाइप को क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। अब बेटा जरा इसको देखें, इसकी लोकेशन क्या है? ट्रेकिया बेटा वेंट्रल साइड पर होता है। वेंट्रल किसे कहते हैं मेरे बच्चों? सामने वाला
या फिर नीचे वाला। और जो ऑसोफेगस है ये बिल्कुल इसके पैरेलल इसकी डोर्सल साइड पर होता है। डोर्सल यानी ऊपर वाली साइड पर क्या होगा ऑसोफेगस, और नीचे वाली साइड पर क्या होगा विंड पाइप। विंड पाइप ट्रेकिया लंग्स में ओपन होते हैं जाके, और जो ऑसोफेगस है मेरे बच्चों वो स्टमक में ओपन होता है। तो हम डिस्कस रेस्पिरेशन को कर रहे हैं, तो इसलिए जो विंड पाइप है हम इसी को फर्दर लेकर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ट्रेकिया जब फर्दर डिवाइड होंगे तो सिंगल ब्रोनिकस बनेगा। ये देखिए मैंने एरोहेड लगाया हुआ है, एक सिंगल ब्रोनिकस बनेगा। जब ये फर्दर डिवाइड होगा एक और एक, दो ब्रोनिकस क्या कहलाएंगे ब्रोनिकाई कहलाएंगे। और फिर इस तरह ये मल्टीपल सारे के सारे ब्रोनिक्यूल्स कहलाएंगे जो कि मैनी होते हैं। और एट द एंड इसमें एल्वुलर डक्ट्स होती हैं। अब एल्वुलर डक्ट्स किन्हें कहते हैं बेटा, ये देखें ये ब्लू लाइनिंग की ये जो फोल्डिंग्स हैं, इन फोल्डिंग्स को हम एल्वुलर सैक और एल्वुलर डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एल्वुलर सैक और एल्वुलर डक्ट। अब एल्वुलर सैक और एल्वुलर डक्ट के बाहर आपको ब्लैक लाइन जो है वो दिख रही होगी। इस ब्लैक लाइन को हम एल्वुलाई कहते हैं। बेटा एल्वुलाई साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज है। और मेरे बच्चों ब्लैक एल्वुलाई लाइन के बाहर आपको रेड कलर की लाइनिंग दिख रही है, जिसे ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है। अब हवा आ चुकी है बेटा, कहां पर आ चुकी है, एयर सैक्स में। एयर सैक्स में से हवा कहां जाएगी, एल्वुलाई में। एल्वुलाई से ऑक्सीजन एक्सचेंज करेगी ब्लड कैपिलरीज के साथ, और ब्लड कैपिलरीज में से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती हुई कहां आ जाएगी बेटा, एल्वुलाई में, फिर एल्वुलर सैक में, फिर ब्रोनक्यूल्स में, फिर ब्रोनकस में, फिर ट्रेकिया में, फिर लेरिंक्स में, फिर फेरिंक्स में, और फिर अगर हम देखें तो बेटा माउथ कैविटी के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चली जाएगी। तो मेरे बच्चों इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, एयर पैसेज वे। रिपीट कर देता हूं बेटा, इसका एक खाका 1-2 मिनट के अंदर। बेटा हवा नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी में आती है, नेजल कैविटी से फेरिंक्स में, फेरिंक्स से लेरिंक्स में, लेरिंक्स वॉइस बॉक्स है, यहाँ से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोनकस, ब्रोनकस से ब्रोनिकाई, ब्रोनिकाई से ब्रोनिक्यूल, फिर एल्वुलर डक्ट, फिर एल्वुलाई, और फिर एयर सैक्स जिन्हें हम कहते हैं। और फिर एक्सचेंज कहाँ पर होती है बेटा, ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क में। यहां से क्या होगा मेरे बच्चों, ऑक्सीजन आएगी किसमें, एल्वुलाई में, और एल्वुलाई से ऑक्सीजन जाएगी ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड किस में आएगी, एल्वुलाई में। और इसी तरह बैकवर्ड मूवमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चली जाएगी। ये था बेटा हमारे पास पहला पार्ट, जिसे हमने किसका नाम दिया था, एयर पैसेज वे का। अब दूसरे पार्ट की हम बात करते हैं बेटा। दूसरा पार्ट हमारे पास जो है वो लंग्स का है। लंग्स क्लोज्ड सैक, ये देखें बेटा ये एक लंग का ही स्ट्रक्चर है। ये जो क्लोज्ड सैक है इसे लंग्स कहते हैं। कनेक्टेड आउटसाइड द ट्रेकिया और नॉस्ट्रिल्स और माउथ। ये देखिए इसके बाहर ट्रेकिया है, फिर इसके ऊपर नॉस्ट्रिल्स और माउथ है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है ड्यू टू मिलियंस ऑफ एल्वुलाई, क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ एल्वुलाई हैं, जिस बेस पे इसका स्ट्रक्चर स्पॉन्जी टाइप है। और ये कहाँ प्लेस्ड होते हैं, लंग्स प्लेस्ड इन द चेस्ट कैविटी। मेरे बच्चों ये चेस्ट कैविटी में प्लेस्ड करते हैं, बाउंड बाय रिब्स, जिनके इर्द गिर्द रिब्स और उनके मसल्स होते हैं। जैसे आम जुबान पर हम छाती के मसल्स, छाती की हड्डियां कहते हैं, चेस्ट रिब्स और मसल्स। अब बेटा द फ्लोर ऑफ चेस्ट का जो फ्लोर है उसे डायाफ्राम कहते हैं। द फ्लोर ऑफ चेस्ट डायाफ्राम है क्या मेरे बच्चों, शीट ऑफ द स्केलेटल मसल। ये स्केलेटल मसल की एक शीट है। और इसके अलावा कहता है लंग्स के बाहरी एक डबल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है ना, थिन डबल मेम्ब्रेनियस सैक इज कॉल्ड द पेलूरा। पेलूरा बेसिकली प्रोटेक्ट द लंग्स, जो लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये था बेटा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में एयर पैसेज वे और लंग्स। अब हम मेरे बच्चों बात करेंगे
मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन मैन, के इंसान में ब्रीथिंग का अमल कैसे होता है बेटा, इसके लिए वॉलेंट्री एक्शंस भी होते हैं और इनवॉलेंट्री एक्शंस भी होते हैं। अगर हम ज़रा गौर से देखें तो बेटा जब ऑक्सीजन पम्प्ड होगी लंग्स के अंदर और लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड पम्प्ड आउट होगी बाहर, तो ऑक्सीजन का पम्प्ड इन होना मतलब लंग्स में दाखिल होना इंस्पायरेशन कहलाता है, ऑक्सीजन मूव इन, और एक्सपायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड का मूव्स आउट होना। एक्सपायरेशन को एक्सलेशन भी कहते हैं और इंस्पायरेशन को इनहेलेशन भी कहते हैं। बेटा अब हम इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है मेरे बच्चों। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे डायाफ्राम की। अभी लेक्चर में हमने पढ़ा है पीछे कि ये एक हमारे पास चेस्ट का फ्लोर है जो स्केलेटल मसल की शीट है। कहता है डायाफ्राम के मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो डायाफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, ये नीचे की जानिब आएगा। देखें ये डायग्राम में मैंने बनाया हुआ है, और ये लेस डूम लाइक यानी कम गुंबदनुमा होगा। और अगर इसी एक्शन को हम एस्पायरेशन में देखेंगे तो डायाफ्राम के मसल जब रिलैक्स होते हैं तो मूव अपवर्ड्स, वो अपने आप को ऊपर उठाते हैं। ये देखिए इस तरह से मसल जब अपवर्ड ऊपर उठेंगे तो वो मूव डाउन डूम लाइक यानी मोर डूम लाइक वो मोर डूम लाइक होंगे, मतलब ये कि वो ज़्यादा गुंबदनुमा होंगे। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स की। ये बेटा रिब्स के दरमियान होते हैं। जब इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो रिब्स जो हैं वो फॉरवर्ड आगे की जानिब मूव करती हैं, अपवर्ड यानी ऊपर की जानिब उठ जाती हैं। तो अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो ये बेटा इस तरह से ये फॉरवर्ड मूव करेंगी आगे की जानिब लाइक दैट, और अपवर्ड मूव करेंगी ऊपर की जानिब। तो कंडीशन कुछ इस तरह से होगी। अगर हम एक्सपायरेशन की बात करें तो एक्सपायरेशन में इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स होते हैं और ये मेरा बेटा बैकवर्ड मूव करते हैं इस तरह से, डाउनवर्ड मूव करते हैं इस तरह से, और बैकवर्ड मूव करते हैं इस तरह से। तो ये दो कंडीशंस होंगी, यानी इंटरकॉस्टल मसल जब रिलैक्स होंगे तो बेटा ये डाउनवर्ड और बैकवर्ड मूव करेंगे। अब नंबर थर्ड पॉइंट हमारे पास है चेस्ट कैविटी स्पेस। बेटा जब इंस्पायरेशन होती है छाती ऊपर को उड़ती है, इंटरकॉस्टल मसल ऊपर को उड़ते हैं तो चेस्ट कैविटी स्पेस बढ़ जाती है। जब एक्सपायरेशन होती है छाती अपनी जगह पर वापस आती है, चेस्ट नॉर्मल पोजीशन पर वापस आएगी तो चेस्ट कैविटी स्पेस में क्या हो जाएगी, कमी, इसलिए वो डिक्रीज हो जाएगा। और नंबर 4 पॉइंट है प्रेशर ऑन लंग्स। बेटा जब हर चीज़ ऊपर उठ जाएगी, चेस्ट कैविटी भी ऊपर उठ जाएगी, इंटरकॉस्टल मसल भी ऊपर उठ जाएंगे तो लंग्स पर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। जब लंग्स पर प्रेशर रिड्यूस होगा लंग्स बिकम्स एक्सपैंड, लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे। वैक्यूम इज क्रिएटेड, एक वैक्यूम बन जाएगा। एयर एंटर इनटू द वैक्यूम, तो हवा तेजी से वैक्यूम में एंटर होगी। एंटर होने वाली हवा कौन सी है, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन गैस है। इसी तरह अगर हम प्रेशर ऑन लंग्स देखें तो एक्सपायरेशन में ये इंक्रीज हो जाता है, ये बढ़ जाता है। लंग्स बिकम प्रेस्ड, लंग दबाए जाते हैं एंड एयर कम्स मूव आउट, और हवा बाहर आ जाती है। तो बेटा ये हमारे पास था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन। अब एक येलो बॉक्स है हमारे पास जिसे हम RDS कहते हैं, जिसका कंप्लीट नेम है बेटा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब अगर हम इस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की बात करें ना मेरे बच्चों, तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो प्री मैच्योर इन्फेंट में होने वाली ये डिजीज है और ये कॉमन डिजीज है, स्पेशली द गेस्टेशन एज ऑफ लेस देन 7 मंथ्स। गेस्टेशन एज की जो लिमिट है वो 7 मंथ से कम होती है। अब एक नॉर्मल इंसान में ये किस तरह वर्क करते हैं, पहले हम यहाँ आ जाते हैं। देखिए बेटा ये ब्रोंक्यूल है, ये ग्रीन कलर की जो फोल्डिंग है इन्हें हम एयर सैक्स कहते हैं। इनके अंदर ये जो ब्लैक कलर की लाइनिंग है इसे हम सरफेक्टेंट बोलेंगे। सरफेक्टेंट बेसिकली मिक्सचर ऑफ लिपोप्रोटीन्स होता है और इसका काम क्या है, यूज टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन। लंग्स के दरमियान ये सरफेस टेंशन को कम करते हैं और इनके गिर्द ब्लड कैपिलरीज है। एक नॉर्मल बंदे में ब्लड कैपिलरीज में से कार्बन डाइऑक्साइड और एयर सैक्स में से ऑक्सीजन यहाँ जाती है तो काम चलता है, लेकिन इस बीमारी में ऐसा नहीं होता।
इस बीमारी में सरफेक्टेंट नहीं बनते। जब सरफेक्टेंट नहीं बनते तो फ्रिक्शन खत्म हो जाती है। जब फ्रिक्शन खत्म हो जाती है तो एयर सैक्स जो हैं वो क्लैप्स हो जाते हैं। ड्यू टू दिस नॉट इनफ ऑक्सीजन इज एक्सचेंज, इस वजह से इनफ ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होगी। बच्चा सांस तो लेगा लेकिन लंबे लंबे और गहरे सांस लेगा। इस बीमारी को हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आज के लेसन में हमने ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए। एक रेस्पिरेशन इन मैन डिस्कस किया और दूसरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग डिस्कस किया। मेरे बच्चों इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। किसी किस्म का कोई मसला, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हुआ तो पूछ लीजिएगा।